Hello students. Yesterday we have discussed about the chemical changes, chemical reactions. तो ये जो chemical reactions की हमने बात की कि उनमें कैसे पता चलता है हमें कि the reaction has taken place. उसके लिए हमने दो factors देखे थे. One was change in color. दूसरा था there is change in the state basically. आज हम कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कोई एक रिएक्शन हुआ है. नाउ सी नेक्स्ट जो फैक्टर है हम कह सकते हैं दैट टेक्स प्लेस कि भाई वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है ये हमें शो करता है. तो दैट इज द चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट Change in state में means we have three states of matter physically, solid, liquid and gas. जब कोई दो या तीन reactants हैं और वो क्या हो रहे हैं, they are reacting, वो आपस में react करते हैं और कोई जो product बना रहे हैं उसका state change हो जाता है. तो then we call it as change in state. तो see जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर अमोनिया ले लेते हैं, that is in a gaseous form, HCl ले रहे हैं, that is also in the gaseous form, और हमें यहाँ से मिलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl and that is basically the liquid state. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि basically क्या हो रहा है, अमोनिया है gaseous phase में है, HCl है gaseous phase में, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिला है that is अमोनियम क्लोराइड वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है. that means there is a change in state. तो ये हमें शो कर रहा है कि there is a chemical reaction taking place here. तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं. आप ले सकते हैं यहाँ पर H2 ले लीजिए, H2 plus O2 फॉर्मिंग वाटर, दैट इज ऑल्सो दोनों गैस फेज में है, इन लिक्विड फेज. ये भी लिया जा सकता है यहाँ पर कि जिसमें क्या हो रहे हैं आपके रिएक्टेंट किसी और फेज के अंदर होते हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफरेंट स्टेज के अंदर आ जाता है, अलग स्टेट के अंदर आ जाता है. So that shows, ये हमें बताता है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हुआ है. मींस इट इज अ फैक्ट व्हिच वी आर नोइंग, हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है दैट इज बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ गैस. वो भी एक इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन कहीं पर हुआ है. अगर कहीं क्या हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कौन सा फैक्टर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिलीज ऑफ गैस आप कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर जिंक मेटल हमने लिया और H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड हम ले लेते हैं, ये फॉर्म करता है जिंक सल्फेट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है. दिस इज द गैसेस फॉर्म. ओके, तो गैस इवॉल्व हुई है बट एज सच आप इस गैस को देख तो सकते नहीं हो. तो कैसे चेक करेंगे कि वेदर द गैस इज इवॉल्व्ड और नॉट, गैस निकली है कि नहीं निकली. तो क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑपरेटर्स होगा जिसके अंदर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, हम क्या करेंगे उससे एक सपोज ये हमारा कंट्रोल टास्क है, यहाँ पे हमने क्या है जिंक ले रखा है और ऊपर से हमने क्या पोर कर दिया, H2SO4 इसमें से डाल दिया. ये हम H2SO4 डाल रहे हैं यहाँ से. तो यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा के हम क्या करेंगे, इससे एक ट्यूब ले लेंगे और इस ट्यूब को हम एक वाटर बाथ में डाल देंगे. The tube is taken in the water bath. ओके, तो यहाँ से वाटर बाथ में जैसे हम ये ट्यूब डालेंगे तो यहाँ से बबल्स बनेंगे, हाइड्रोजन के, डाइहाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे. ओके, जो शो कर रहा है कि गैस रिलीज हो रही है. और फिर इन बबल्स के साथ जैसे ही हम कोई मैच स्टिक लाएंगे इसके पास, अगर मैच स्टिक इज लाइटेड, मैच स्टिक जैसी लाएंगे तो यहाँ से ये जो फटेगी, बबल फटेगा, हाइड्रोजन गैस जलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है इनफ्लेमेबल गैस होती है. तो यहाँ से पॉप का साउंड आएगा, देयर इज अ पॉप साउंड. ये साउंड आएगा बाय द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है. एंड ये भी इंडिकेट कर रहा है देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन क्या है यहाँ पर हुआ है. सो ये फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स जो हमें ये बताते हैं कि भाई कहीं पर्टिकुलर जो भी हमारा सॉल्यूशन है या मिक्सचर है उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है. एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कौन कौन से फैक्टर्स थे दोबारा से जो हमें शो करते हैं कि द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. सबसे पहला था यहाँ पर चेंज इन कलर,
सेकेंड इज चेंज इन स्टेट हम ले सकते हैं, थर्ड इज एवोल्यूशन ऑफ गैस हम ले सकते हैं, चौथा हमारा यहाँ पर है दैट इज फर्स्ट आ गया चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड द फोर्थ वन इज द स्मेल, वी कैन से स्मेल भी ले सकते हैं, कमिंग ऑफ स्मेल, ये भी लिया जा सकता है इसके अंदर, जब कोई स्मेल चेंज हो रही है या स्मेल आ रही है, देन आल्सो दिस टेकन भी, ये भी हमने कल देखा था कि यहाँ पे चेंज इन स्मेल जो है दैट इज टेकन एज अ फैक्टर व्हिच रिजेंबल कि यहाँ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कोई हुआ है। तो ये फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो हमें ये बताते हैं कि भी किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या है, कि पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हो रहा है नेचर में, टेक्स प्लेस हुआ है। तो ये तो बातें थी केमिकल चेंजेस की, केमिकल रिएक्शंस की जो होते हैं। नाउ अब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो बेसिकली क्या है, दैट इज टेकन प्लेस, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए। वी नो कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, अब वो हम चीज देखेंगे। हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन, जिस वे में हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जब हम लिख रहे हैं वी यूज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स के सिंबल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रिएक्शन लिखा भी था आपके सामने, जैसे जिंक है, it is reacting with H2SO4 sulfuric acid and forming zinc sulfate plus H2। तो यहाँ क्या है, ये वाली जो आप साइड देख रहे हैं, जो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, RHS साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें हैं उन सबको हम कह देते हैं रिएक्टेंट्स, और ये वाले जो हमारे हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में हम जैसे लिख रहे हैं, हमने रिएक्टेंट्स को रिजेंबल किया, ये पूरी इक्वेशन हमने लिख दी, हमने सिंबल्स यूज किए, एवरी एलिमेंट इज यूज्ड इन सिंबॉलिक फॉर्म। जिंक Zn से रिप्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन H से, सल्फर S से, O ऑक्सीजन जो है वो O से रिप्रेजेंट होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो बनता है H2SO4, ठीक है। तो हमने उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उसके फॉर्मूला के हिसाब से इसको लिख दिया, H2SO4 लिख दिया हमने। तो इस तरह हम केमिकल इक्वेशन को रिजेंबल करते हैं। आपको ये भी लिखना होता है सर्टेन केसेस में कि भाई इनका स्टेट क्या है। स्टेट जैसे जिंक है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए हम S यूज करते हैं, H2SO4 है लिक्विड स्टेट में तो L यूज करते हैं। अगेन ये कि ZnSO4 बना, सॉल्यूशन बना, L स्टेट के अंदर H2 जो बना है वो किस फॉर्म में बना है, गैसेस फॉर्म में बना है, तो उसके लिए हम G यूज करते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर भी आपको रिएक्शंस में क्या है दिखानी होती है, दैट्स अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन हम उसको कह सकते हैं। तो हाउ टू रिजेंबल अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, सो पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म्स लिखते हैं, उनके फॉर्मूलाज लिखते हैं, एंड देन रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। एरो आपको ये शो कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये जो एरो हम यहाँ बनाते हैं ये आपको क्या बताता है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज टर्म्ड एज फॉरवर्ड डायरेक्शन, मींस द रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा है, एरो जिस तरफ जा रहा है मतलब वो प्रोडक्ट का डायरेक्शन है, अंडरस्टैंड। तो प्रोडक्ट डायरेक्शन इज शोन बाय दिस एरो हेड, जिस तरफ एरो हेड जा रहा है मींस वो प्रोडक्ट का डायरेक्शन, दीस आर प्रोडक्ट, दीस आर रिएक्टेंट्स। तो इस तरह हम क्या है कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। सो इट इज एसेंशियल फॉर यू, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि सिंबॉलिक जो सिंबल्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके, बाकी हम आगे देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 20 एटॉमिक नंबर तक सिंबल्स और एटॉमिक नंबर करने हैं, मेमोराइज करने हैं, 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड सिंबल्स, वो ऑब्वियसली साथ में ही हो जाएंगे, ठीक है। सिंबल्स आपको करने हैं तीनों, एटॉमिक नंबर भी, मास भी, और आपको सिंबल्स 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स जो एलिमेंट है वहां तक आपको मेमोराइज करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे हम केमिकल रिएक्शन देखते जाएंगे चैप्टर के अंदर, वैसे वैसे आपके उनके फॉर्मूलाज भी रिमेंबर करना शुरू करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए साथ के साथ जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं, यही तरीका है उन्हें याद रखने का, ठीक है, तो आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जो आती है
कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिख सकें। अब एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इट इज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। What does it mean? और हम ये क्यों बात कर रहे हैं? केमिकल इक्वेशन में इसकी क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, जो भी केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसको हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। नाउ व्हाट इज बैलेंसिंग? बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जितने आपके पास क्या है एटम्स LHS साइड में है किसी कंपाउंड के, किसी एटम के, किसी एलिमेंट के, उतने ही आपके पास जो एटम्स हैं वो कहाँ होने चाहिए? रिएक्टिव प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। नंबर ऑफ atoms in the reactant side equal to the number of atoms in the product side. That should be balanced. ये तो already balanced है। तो जैसे हम और एक इक्वेशन में लेते हैं N2 plus H2 it gives NH3 अमोनिया फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के दो है बट वहाँ पे एक है। तो इसे बैलेंस करना जरूरी है हमारे। तो ये है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज टर्म्ड एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको बैलेंस करना हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? उसका रीजन है ये। The question also comes several times in exams कि भाई हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं, क्यों जरूरी क्यों है? Because of this, because of the law of conservation of mass कि mass से neither be created nor be destroyed। भाई जितना मास आपने स्टार्टिंग में लिया था किसी एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में उतना ही क्या है प्रोडक्ट साइड में बनना भी चाहिए। बिकॉज मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो कभी बनती नहीं है। एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एटम्स की क्या होती है? रीअरेंजमेंट होती है। देयर इज ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स in a chemical equation. Atom is neither created nor destroyed. As is the mass also. Mass neither created nor destroyed. ना तो वो बनता है किसी chemical equation में, ना वो destroy होता है। तो mass is always remains constant. और वही चीज एटम पे है। एटम मास taken as self because they are constant quantities. तो atoms की संख्या जो है वो constant रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? Because of the law of conservation of mass. Because mass is a constant quantity, students. तो ये बात जरूरी है ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये आती है कि हम बैलेंस कैसे करें? हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? दिस इज आवर क्वेश्चन। तो बैलेंस कैसे करना है? इसके लिए एक मेथड जो आप यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि भाई लिखो और देखो, सी राइट एंड सी, राइट एंड सी लिखे आप देखो। तो इस कैटेगरी में कैसे बैलेंस करेंगे हम देखिए जरा। यहाँ पे नाइट्रोजन के दो एटम्स, वहां पे प्रोडक्ट साइड के अंदर क्या है? सिर्फ एक एटम है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। जो भी आपको लगाना है वो आगे कोएफिशिएंट लगेगा। यहाँ जो भी लग रहा है इस जगह जो भी लगेगा दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट है ये, और ये हमेशा जो भी आप लगा रहे हैं 1 2 3 जो भी यूज करेंगे यहाँ पर इंटीजर्स दैट आर ओनली यूज्ड इन द फ्रंट ऑफ द एलिमेंट जो भी यहाँ पे है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या एटॉमिक फॉर्म में है, वो आप यहीं पे यूज करेंगे। ना तो आप इसको नीचे लगा सकते हैं ना और कहीं, सिर्फ आगे लगाना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हैं? 2 तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। नाउ नाइट्रोजन के 2 हो गए, बट हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 3 6। ये देखिए हाइड्रोजन के कितने हो गए? यहाँ पे 2 × 3 6 एटम्स हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं हमारी LHS साइड के अंदर? यहाँ LHS साइड में सिर्फ 2 है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। नाउ इट बिकम्स 3 × 6। ओके, अब ये इक्वेशन क्या है? हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द स्टेप्स कि कैसे आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यू कैन टेक अनदर सेवरल एग्जांपल्स हियर लाइक ये रिएक्शन हम देख रहे हैं। दिस इज जिंक मेटल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये यहां जो बना दिस इज जिंक क्लोराइड बाय द रिएक्शन से, और ये डाइहाइड्रोजन गैस है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जिंक का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। फिर हम आगे चलते हैं।
यहाँ हाइड्रोजन का एक है बट वहां पे 2 है, यहाँ क्लोरीन का भी एक है, यहाँ पे क्लोरीन के 2। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे 2 लगा दूं। अब मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए। अब यहाँ देखिए क्लोरीन के भी 2, हाइड्रोजन 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। सो ये मेथड है कैसे बैलेंस आपको करना है, और एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पर। आई थिंक दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ऐसा भी नहीं है कि हर इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़े। कई इक्वेशंस हैं जो ऑलरेडी क्या होती हैं, दे आर बैलेंस्ड, तो नो नीड टू बैलेंस देम, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जो नहीं है उनको हम करते हैं। लेट टेक अनदर एग्जांपल्स। H2 plus O2 it gives H2O। नाउ हाइड्रोजन है, डाइऑक्सीजन है, यहाँ पे H2O वाटर फॉर्म में है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, कोई इशू नहीं, बैलेंस है। बट यहाँ ऑप्शन के देखिए 2 है बट वहां पे सिंगल है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 लगा। अब यहाँ मैंने 2 लगाया RHS साइड के अंदर, तो ऑप्शन के 2 हो गए, लेकिन उस केस में हाइड्रोजन के क्या हो गए, इट बिकम्स 4, 2 2 4 हो गए हैं, ठीक है। बट यहाँ 2 ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक और 2 लगा दूंगा, तो अब यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 2 4 हो गए। सो नाउ इट इज आल्सो बैलेंस्ड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस तरह हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या करेंगे, इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। वी कैन टेक सेवरल एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल आप लीजिए, जैसे हम लिख सकते हैं H2 plus I2 it gives HI। हाइड्रोजन, आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। प्लीज रिमेंबर, आपको भी ये नाम साथ के साथ लिखते भी जाना है ताकि आप रिमेंबर कर सकें। तो अब कैसे बैलेंस करना है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, आयोडीन के भी 2 हैं, यहाँ पे एक एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, नाउ इट इज बैलेंस। तो नंबर ऑफ एटम्स LHS और LHS साइड में क्या करने हैं, आपको बैलेंस करने के लिए जरूरी है, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ हमारा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा जो एक्सरसाइज के हैं, आई विल सेंड ऑन द व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। वो क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, वो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं। ट्राई कीजिए, नहीं आएगा देन मैसेज में, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।